हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आप लोग के लिए पब्लिक फाइनेंस के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिजनेस कम्युनिकेशन है, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और भी सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। किसी सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो अगर आप चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 40 तक क्वेश्चन हो गए थे आप लोगों के। 41 क्वेश्चन लेते हैं। वैट योजना का संशोधित रूप है। द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वैट स्कीम इज मैन वेट, मोड वैट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो वैट योजना का संशोधित रूप है वो हो जाएगा मोड वैट। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्स? टू रिमूव इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, टू इंक्रीज इनकम सब्सटेंशियली, मेंटेन इकोनॉमिक बैलेंस, टू कर्ब सोशल इविल्स लाइक कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कर का उद्देश्य क्या नहीं है। तो यहाँ पर जो धन वितरण की असमानता दूर करना ये भी उद्देश्य होगा, आर्थिक संतुलन बनाए रखना ये भी उद्देश्य है, सामाजिक बुराइयों जैसे मादक वस्तुओं के उपभोग पर अंकुश लगाना, कि आपने देखा होगा जो भी इंटॉक्सिकेंट या फिर जो भी मादक वस्तुएं होती है उन पर अधिक दर से टैक्स लगाया जाता है जिससे कि लोग उनका मूल्य बढ़ जाए, लोगों से कम खरीदें। तो ये तीनों ही क्या है? उद्देश्य हैं कर के। लेकिन जो आय में पर्याप्त वृद्धि करना है ये कर का उद्देश्य नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट काल में जब लोग अपनी इच्छानुसार सरकार को आर्थिक धनराशि देते हैं तो इसे कहते हैं। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस व्हेन पीपल गिव मनी टू द गवर्नमेंट एज पर देयर विश देन इट इज कॉल्ड गिफ्ट, ग्रांट, फी, टैक्स। तो आपने पढ़ा होगा सरकार की आय के स्रोत, जो सार्वजनिक आय होती है, सरकार की आय है, लोकागम है, उसके जो स्रोत होते हैं उसमें ही दे रखा है अनुदान एवं उपहार, ग्रांट्स एंड गिफ्ट, जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो जो आपका उपहार होते हैं, उपहार क्या होंगे? अपनी इच्छा से दिए जाते हैं। तो जब भी कोई संकट का समय होता है तो वहाँ पर व्यक्ति क्या होते हैं, जो आर्थिक सहायता सरकार को देते हैं वो हो जाएगा आपका उपहार, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है। और अनुदान जो होता है, जिसे इंग्लिश में ग्रांट बोलते हैं, तो वो क्या होगा? किसी विशेष कार्य को करने के लिए, जैसे कि केंद्र सरकार जब राज्य सरकारों को जो धनराशि देती हैं तो वो कहलाती है अनुदान या फिर ग्रांट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपहार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड? 1951, 1952, 1954, 1956। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो प्रथम वित्त आयोग था उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका गठन कब हुआ था, कब उसकी नियुक्ति की गई थी? 1951, 1952, 1954 या 1956? तो उसका गठन किया गया था 1951 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए जो प्रथम वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबिन कर, टोबिन टैक्स, टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, टैक्स ऑन सेल्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो टोबिन कर होता है वो क्या है, या किस तरह का कर है? निर्यातों पर कर है, आयातों पर कर है, विदेशी विनिमय के लेन देन पर कर है, विक्रय पर कर है। टोबिन टैक्स जो होगा वो विदेशी विनिमय के लेन देन पर कर होता है, टैक्स ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू? बजटरी डिफिसिट, रेवेन्यूज रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, बजटरी डिफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, बजटरी डिफिसिट, टोटल रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बजटरी डिफिसिट, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो बजटीय घाटे का सूत्र दे रखा है वो सही है। तो यहाँ पर घाटे की बात हो रही है, यानी कि क्या है, व्यय ज़्यादा हो रहे हैं और प्राप्तियाँ कम हो रही हैं। तो वहाँ पर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ दे रखा है, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घाटा तभी होता है जब व्यय ज़्यादा हो जाता है और हमारी आय कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत संबंधित है। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट इज रिलेटेड टू टैक्सेशन ओनली, एक्सपेंडिचर ओनली, पब्लिक डेप्ट ओनली, बोथ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? केवल करारोपण से, केवल व्यय से, केवल सार्वजनिक ऋण से, या फिर करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय दोनों से? तो यहाँ पर जो ये सिद्धांत है इसमें इन दोनों ही चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, करारोपण पर भी और सार्वजनिक व्यय दोनों से संबंधित होता है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। यानी कि दोनों में ही कुछ इस तरह से संतुलन बनाया जाए कि जिससे अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त किया जा सके। सरकार करों के माध्यम से क्या करती है? आप लोगों से इनकम लेती है। सरकार की जो आय का स्रोत है वो कर भी होते हैं और सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, आर्थिक विकास है, सामाजिक कल्याण कार्यों पर व्यय करती है। तो इस तरह से ये रहता है कि दोनों के बीच इस तरह से बैलेंस बने कि इसकी अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पब्लिक इनकम? रेवेन्यू, डोमेस्टिक डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सार्वजनिक आय जो है उसका स्रोत क्या नहीं है। देशी ऋण भी है और विदेशी ऋण भी है। जो आपका राजस्व दे रखा है उसमें सार्वजनिक आय और व्यय दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है, तो वो आपका आय का स्रोत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के वितरण की असमानताओं को दूर किया जा सकता है। द इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन बी रिमूव्ड बाय रिफॉर्मिंग द टैक्स स्ट्रक्चर, सब्सिडीज, ग्रांट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आय के वितरण में असमानता यानी कि जो सभी व्यक्ति सबकी आय क्या है समान नहीं, किसी की बहुत अधिक होती, किसी की कम होगी, किसी की बीच में होगी। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है या इसके उपाय क्या होते हैं। कर ढांचे में सुधार के द्वारा, बिल्कुल जो आपने देखा होगा जो टैक्स लगाया जाता है स्पेशली इनकम टैक्स होता है, तो जितनी ज़्यादा आय होती है उतना ही ज़्यादा क्या होता है टैक्स भी होता है। अलग अलग दरें होती हैं, 10%, 20%, उस हिसाब से टैक्स दिया जाता है। उपादान द्वारा सब्सिडीज़ होती है, तो चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए राशन कार्ड धारक जो है उनको सब्सिडीज़ दी जाती हैं। अनुदान द्वारा ग्रांट भी सरकार के द्वारा जारी की जाती है। तो ये तीनों ही मेथड हो जाते हैं आय के वितरण में असमानता को दूर करने के। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई, नाबार्ड, गवर्नमेंट, ऑल द अबव। तो जो राजकोषीय नीति होती है उसे सरकार द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य सरकारों के कर राजस्व का स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? सेल्स टैक्स, लैंड रेवेन्यू, स्टेट एक्साइज टैक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो राज्य सरकार की आय के, तो आपको पता होगा जो स्रोत होते हैं सरकार की आय के दो तरह के होते हैं, कर राजस्व होता है और गैर कर राजस्व होता है। तो यहाँ पर पूछा है जो कर राजस्व का स्रोत है उसमें से कौन सा है? बिक्री कर, भू राजस्व, राज्य आबकारी कर, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही क्या है कर राजस्व का स्रोत हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय अवस्था का परिणाम हो सकता है। डिफिसिट फाइनेंसिंग में लीड टू पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो घाटे की वित्तीय अवस्था की जाती है तो उसका परिणाम क्या होगा? गरीबी, रोजगार, मुद्रास्फीति, अपस्फीति। तो घाटे की वित्तीय अवस्था का परिणाम होता है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। घाटे की वित्तीय अवस्था का करने के लिए क्या किया जाता है? सान्य व्यय में वृद्धि की जाती है। तो फिर सान्य व्यय में वृद्धि करने से क्या होगा कि जो है जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिससे कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाएगी और क्या होगा बहुत अधिक मुद्रा मार्केट में फैल जाती है। तो उससे कैसे स्थिति उत्पन्न हो जाती है? मुद्रास्फीति की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऋण जो सरकार एक निश्चित तिथि पर चुकाने का वचन देती है कहलाते हैं? द डेब्ट्स विच द गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू पे ऑफ एट ए स्पेसिफाइड डेट आर कॉल्ड इरिडीमेबल डेब्ट्स, वॉलंटरी डेब्ट, रिडीमेबल डेब्ट्स, कंपल्सरी डेब्ट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऋण सरकार एक निश्चित तिथि पर चुकाने का वचन देगी वो किस प्रकार के ऋण होंगे? अशुद्ध ऋण, ऐच्छिक ऋण, शुद्ध ऋण या फिर अनिवार्य ऋण। आपको पता होगा ऋण जो है सरकार की आय का एक स्रोत होते हैं। जब आवश्यकता होने पर सरकार ऋण ले सकती है। वो ऋण देशी भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है। विदेशी ऋण जो होता है तो सरकार किससे लेती है? वर्ल्ड बैंक से ले सकती है, दूसरी देश की सरकारों से ले सकती है। और जो देशी ऋण होता है उसमें आपका आरबीआई से ऋण ले सकती है, जनता से ले सकती है, कई तरह से सरकार ऋण ले सकती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक निश्चित तिथि पर चुका रही है तो वो हो जाता है शुद्ध ऋण यानी कि रिडीमेबल डेब्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के मामले में कराघात और करापात डैश पर होता है। इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन डिफरेंट पर्सन, सेम पर्सन, सेलर्स, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो प्रत्यक्ष कर होते हैं तो वहाँ पर कराघात और करापात किस पर होता है? अलग व्यक्ति पर, एक ही व्यक्ति पर, विक्रेता पर, इनमें से कोई नहीं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कर जो होते हैं कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे। एक आपका डायरेक्ट हो जाता है टैक्स, दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वही व्यक्ति क्या करता है? उनका भुगतान भी करता है। वो दूसरे व्यक्ति पर उसे टाल नहीं सकता या हस्तांतरित उस पर नहीं कर सकता। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है तो वो उसे दूसरे पर हस्तांतरित कर सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष कर है तो वहाँ पर कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होगा। अब ये समझ लेते हैं कि कराघात और करापात है क्या। तो कराघात का मतलब होता है कर का लगाया जाना। जैसे कि इनकम टैक्स है, जो भी इनकम हुई आपकी वर्ष भर में अगर वो इनकम टैक्स की रेंज में आ रही है तो उस पर कर लगाया जाएगा। और करापात का मतलब होता है जो आपने उस कर को चुकाया यानी कि पे किया। तो प्रत्यक्ष कर में एक ही व्यक्ति पर कराघात होता है और वही व्यक्ति उस कर को चुकाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर कानून का प्रत्यक्ष उल्लंघन कहलाता है? द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ टैक्स लॉ इज कॉल्ड टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स रिबेट, नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर जो कर कानून का प्रत्यक्ष उल्लंघन है वो कहलाता है कर अपवंचन यानी कि टैक्स इवेजन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। कर अपवंचन और कर बचाव में क्या रहता है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कर बचाव जो होता है तो जो भी कर कानून बनाए गए हैं उनमें जो लूप होल्स होते हैं या उनमें कोई कमी है तो उसका लाभ उठा करके अपने कर को कम करना होता है, और जो कर अपवंचन होता है उसमें कर की चोरी की जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और एक आपका टैक्स मैनेजमेंट भी होता है, कर नियोजन। टैक्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि कर को इस तरह से हम नियोजित करें कि हम कम से कम कर चुकाना पड़े, तो वो पूरी तरह से क्या है आपका वैधानिक होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।